नमस्ते दोस्तों। तो चैप्टर 10 को हमने पिछले वीडियो में लगभग 60% कवर कर लिया था, एक्सपोर्ट ट्रेड तक। अब हम आते हैं इंपोर्ट ट्रेड पर। इंपोर्ट ट्रेड का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स, यानी ये क्या है और किस लिए है, क्या ऑब्जेक्टिव्स, इसके एम्स क्या है। ठीक है, देखिए, ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो हम दूसरे देश से परचेज करते हैं, उस परचेज को क्या बोलते हैं? इंपोर्ट ट्रेड। जनरली कंट्रीज क्या करती हैं? ऐसे गुड्स जो वो खुद एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकती उतनी एफिशिएंटली जितना कि फॉरेन कंट्री कर रही है, तो वो उसको इंपोर्ट करती है। हो सकता है कभी कभी उसका रॉ मटेरियल या केवल मशीनरी टेक्नोलॉजी जो हमारे देश में ना हो वो इंपोर्ट करे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? पहला, टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन। डेवलपिंग कंट्रीज को ज़रूरत होती है एडवांस टेक्नोलॉजी की और कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी, प्लांट एक्सेट्रा की, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा सके। और कुछ स्केर्स रॉ मटेरियल भी जो हमारे यहाँ ना हो या इंपोर्टिंग कंट्री में ना हो। टू मीट कंज्यूमर डिमांड, तो ऐसी डिमांड जो है जो वो कंट्री में है, जैसे इंडिया में है फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम की बहुत हाई डिमांड। अब हम बना तो रहे हैं पेट्रोलियम खुद भी, लेकिन वो नेग्लिजिबल है उसके आगे, जो डिमांड है हमारे देश की उसके आगे नेग्लिजिबल है। तो इसीलिए ऐसी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें उसे इम्पोर्ट करना पड़ता है। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए माने जाते हैं। ठीक है, तो जो एलीट कस्टमर्स हैं हमारी होम कंट्री में, उनको प्रोवाइड कराने के लिए हमें फॉरेन मार्केट से इन्हें इम्पोर्ट करना पड़ता है। टू ओवरकम नेचुरल कैलामिटीज, जैसे कि सूखा पड़ गया, ड्राफ्ट आ गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, है ना। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो फूड ग्रेन्स हम खुद ग्रो कर भी सकते हैं वो चले जाते हैं। ठीक है, फेमाइन आ गया, ये सब चीज़ें। तो उसमें क्या होता है, हमारी फसल बर्बाद हो जाती है और हमें अपने सर्वाइवल के लिए तब भी फूड ग्रेन्स की जरूरत तो है ही। तो हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को उस टाइम पे इम्पोर्ट करते हैं। हालांकि ऐसी नौबत अक्सर नहीं आती है, लेकिन फिर भी, क्योंकि बफर स्टॉक हमेशा रहता है हमारे पास। हो सकता है महंगा हो जाए ऐसा होने पे सामान, लेकिन इतना कम नहीं होगा कि सर्वाइवल के लिए ना बचे। टू इंश्योर नेशनल डिफेंस, इंडिया जैसी कंट्रीज क्या करती है, डिफेंस इक्विपमेंट बहुत इंपोर्ट करती है अपनी फोर्सेस के लिए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी एक्सेट्रा, ताकि हमारे सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्राइड बना रहे, इसलिए। ठीक है, अब हम इसको एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं धीमे धीमे, डिफेंस इक्विपमेंट्स को। पहले हम केवल इंपोर्ट करते थे और अगर थोड़ा बहुत कुछ बनाते थे तो अपने लिए, लेकिन अब हम इसे एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं छोटे देशों को। इम्पोर्ट प्रोसीजर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ट्रेड इंक्वायरी। सबसे पहले इंपोर्टर क्या करता है, इंक्वायरी करता है कि भाई कौन कौन से देश और कौन कौन से एक्सपोर्टर हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट जिन गुड्स की है उसको सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ट्रेड डायरेक्टरीज और ट्रेड एसोसिएशन होते हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने में कि बेस्ट एक्सपोर्टर कौन होगा आप हमारे गुड्स के को सप्लाई करने के लिए। फिर ऐसे कुछ छटे हुए लोगों को हम इंक्वायरी फॉर्म देते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ ये पॉसिबली अच्छे प्राइस पे अच्छी क्वालिटी पे सामान दे देंगे। उनसे उसका इंक्वायरी करते हैं, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी एक्सेट्रा की। फिर उसके बाद एक्सपोर्टर्स की रिप्लाई करता है ट्रेड इंक्वायरी का प्रोफार्मा इनवॉइस के साथ, यानी एक ऐसा सैंपल इनवॉइस जिसमें अप्रोक्सीमेट प्राइस हो टोटल जो भी हमारे खर्च आने वाला है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस। इसके बाद कुछ कुछ को तो इम्पोर्ट हम फ्रीली कर सकते हैं, पर कईयों के लिए हमें इम्पोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और अगर गुड्स लाइसेंसिंग कैटेगरी के अंदर है तो डीजी फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी को, या फिर रीजनल एग्जिम लाइसेंस अथॉरिटी को हम के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हमें एक आईईसी नंबर मिल जाए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी नंबर या ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अभी ऊपर पढ़ा था कहीं पर।
फिर आता है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब क्योंकि हमें बाहर से सामान लेना है फॉरेन कंट्री से, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए पड़ेंगे। तो जो आरबीआई का एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ये सब कंट्रोल किया जाता है। हर इम्पोर्टर को वहाँ से सैंक्शन लेना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज का, एक एप्लीकेशन देके कोई भी आरबीआई ऑथराइज बैंक को, कि वो फॉरेन एक्सचेंज इशू कर दे। इम्पोर्ट लाइसेंस की कॉपी भी हमें वहाँ पे लगानी पड़ेगी, इम्पोर्टर को मतलब वहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। सारी डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद बैंक क्या करता है, सैंक्शन कर देता है नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शंस, ठीक। इम्पोर्ट करने के लिए जितने भी पैसे की ज़रूरत है वो फॉरेन एक्सचेंज में इशू कर देता है बैंक। जब वो हमें फॉरेन एक्सचेंज इशू कर देता है तब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक, या इंडेंट जिसे बोलते हैं लगाते हैं। अब उसमें हमारे जो प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट, साइज, ग्रेड, पैकेजिंग, शिपमेंट ये सब लिखा होता है, वो फाइनल होता है। तो एग्जाम्पल या सैंपल में नहीं होता है, वो फाइनल होता है, ठीक है। ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, ये इम्पोर्टर का बैंक इशू करता है एक्सपोर्टर के फेवर में। मतलब कि ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है कि कैश में दे दिया हमें करेंसी और हमने उसको जो है एक्सपोर्टर तक पहुंचवा दिया, ऐसा नहीं होता है। हमें लेटर ऑफ क्रेडिट देता है बैंक। इसका मतलब होता है कि जब तक ये फॉर्म लेटर के फॉर्म में है तब तक ये कैश नहीं है, ये मनी नहीं है, लेकिन एक्सपोर्टर तक पहुंच जाएगा तो जो है वो मनी बन जाएगा। इसमें थोड़ा डिटेल में भी लिखा है, इन दिस लेटर द बैंक अंडरटेक्स गारंटी फॉर मेकिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर। तो यहाँ पे क्या है, बैंक की गारंटी ले रहा है कि भाई हमने इम्पोर्टर से पैसे ले लिए हैं या इम्पोर्टर से जो भी है वो मिलना है वो हमें मिल चुका है, हम गारंटी लेते हैं कि उसके बदले आपको पेमेंट करेंगे। इसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ये इम्पोर्टर ने ही कहा होता है कि एक्सपोर्टर के फेवर में बनाइए बैंक से। साथ ही साथ इम्पोर्टर बैंक को ये भी बताता है कि एक्सपोर्टर से कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कलेक्ट करने हैं उसको पेमेंट देने से पहले, क्योंकि देखिए रिटायरेशन और रिस्क तो है ही, और जो एक हाथ ले वाली बात रहती है वो बनाए रखना ज़रूरी है। लेकिन सामान तो महीनों तक ट्रैवल कर रहा होता है, जो दूसरे देश से आप मंगाते हो वो अक्सर काफ़ी समय तक शिप में ही रहता है, तो रिस्क में रहता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो श्योर नहीं होती हैं, है ना, उसको श्योर करने के लिए या उसको जो है उस रिस्क को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। यहाँ पे बैंक भी जो क्या करता है, इशू करने से पहले इम्पोर्टर की फाइनेंशियल साउंडनेस, मतलब कि इम्पोर्टर कहीं बाद में पीछे तो नहीं हट जाएगा, है ना, ये चेक करता है और फिर ही जो है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। फिर आता है अरेंजिंग फॉर फाइनेंस। अब भाई आपको दूसरी करेंसी में तो बैंक प्रोवाइड कर दे रहा है और लेटर ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड कर दे रहा है, बट अपनी करेंसी में तो पैसे आपके पास होने चाहिए। तो इसीलिए पेमेंट के लिए एडवांस में अरेंजमेंट करता है इम्पोर्टर, ताकि कहीं अगर जो है क्या कहते हैं कि पोर्ट में सामान पड़ा रह गया पेमेंट डिले की वजह से, तो जो हाई पेनल्टी लगती है वो ना लग जाए, इसीलिए एडवांस अरेंजमेंट ज़रूरी होता है। जब सामान आपका आ जाएगा तो वो पोर्ट पे अनलोड होगा, वहाँ से आपको पेमेंट करने पे ही आपका सामान मिलेगा। तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं कि उस टाइम आपको डिले ना हो, इसलिए फाइनेंस पहले से अरेंज कर लेना चाहिए एडवांस में। रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, जब गुड्स को वेसल में एक्सपोर्टर जो है लोड करवा देता है और डिस्पैच करवाता है, तो इम्पोर्टर के लिए शिपमेंट एडवाइस भी जो है वो भेजता है। इसमें शिपमेंट का सब कुछ, इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल नंबर, नंबर, डेट, नेम ऑफ वेसल थ्रू विच गुड्स आर कमिंग, ये सब होता है। इससे क्या होता है कि शिपमेंट पहुंचने से पहले हम तक वो एडवाइस पहुंच जाती है, शिपमेंट एडवाइस, और हम उसको रिसीव कर लेते हैं अगर हम इम्पोर्टर हैं तो, ठीक है। ये जो बार बार मैं हम बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टूडेंट्स क्लास 11th के या मैं टीचर, नहीं, हम एज इम्पोर्टर, क्योंकि हम इम्पोर्टर की तरफ से पढ़ रहे हैं ना ये सब, इसलिए। फिर जब शिपमेंट ऑफ गुड्स हो जाता है, गुड्स शिप हो जाते हैं, तो अपने बैंक को एक्सपोर्टर भी ये सारे डॉक्यूमेंट जो है जमा कराता है, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ लेडिंग, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मरीन इंश्योरेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। बिल ऑफ एक्सचेंज आपका साइट या ड्राफ्ट दोनों हो सकता है, जैसे कि हमने पीछे ही पढ़ा था, ठीक। अराइवल ऑफ गुड्स, उसके बाद गुड्स यहाँ पे पहुंच जाते हैं।
गुड्स जब एक्सपोर्टर ने शिप कर दिए, है ना, इंपोर्टर के कहे अनुसार, तो जब इंपोर्टर के देश तक ये पहुंचते हैं, तो जो कैप्टन ऑफ शिप है वो इन्फॉर्म करता है डॉक ऑफिसर को। और एक जो इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट है नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सारी डिटेल्स रिकॉर्ड करवा देता है डॉक ऑफिसर के पास। इसमें जो है कितने भी हमारे अलावा, हमारे इम्पोर्टर के अलावा और भी बहुत सारे इम्पोर्टर के गुड्स होंगे, तो उस तरीके के सारे गुड्स की डिटेल्स इसमें होती है। और जो डॉक अथॉरिटी होती है वो इम्पोर्टर को बता देती है कि आपका सामान आ गया है। इम्पोर्टर जो है बिल ऑफ एंट्री नाम का एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। इसमें इम्पोर्टेड गुड्स से रिलेटेड सब कुछ लिखा होता है और इसको कस्टम ऑफिसर को देता है ताकि कस्टम क्लियरेंस उसको मिल जाए। मतलब कि कस्टम ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो उसको क्लियरेंस दे दे कि भाई ये सामान इम्पोर्ट किया जा रहा है जो वो बिल्कुल ही तरह से क्लीन है, चेक्ड है। ठीक, उसके लिए वो खाली गुड्स को ही नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स को भी चेक करता है, जैसे कि बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, कस्टम ड्यूटी पे कर दी गई है इम्पोर्टर के द्वारा कि नहीं। ठीक, गुड्स का इंस्पेक्शन करता है, वेरीफाई करता है कि जो बिल ऑफ एंट्री में दिया गया है वो सब सही है कि नहीं, मैच करता है उसको। और जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो बिल ऑफ एंट्री को इम्पोर्टर को वापस कर देता है। फिर ये बिल ऑफ एंट्री डॉक सुपरिटेंडेंट को दिया जाता है गुड्स के फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। और जब डॉक सुपरिटेंडेंट भी ये काम कर देता है तो ये चीज़ें पोर्ट मैनेजर को दी जाती हैं। वो भी जो है क्या कहते हैं कि इसको एक्सेप्ट करता है कस्टम ड्यूटी के पेमेंट के साथ साथ, और रिलीज ऑर्डर इशू कर देता है कि मतलब पोर्ट से आपका सामान बाहर आ सकता है। अब यहाँ से इम्पोर्टर जो है अपने गुड्स की डिलीवरी ले सकता है, और अगर वो इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं दे पाया तो गुड्स जो है बॉन्डेड वेयर हाउस में जमा हो जाते हैं। अब उसकी भी एक रिक्वायर्ड ड्यूटी होती है, वो अगर जमा कर दे तो ही आप बॉन्डेड वेयर हाउस से सामान उठा सकते हैं, नहीं तो नहीं उठा सकते। अब इन सब में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आए और भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड, तो देखिए कमर्शियल इनवॉइस, ये प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, जो भी गुड्स एक्सपोर्टर सप्लाई कर रहा है उसमें बायर कौन है, सेलर कौन है ना, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या है, डेट ऑफ सेलिंग क्या है, मतलब कब ये चलेगा एक जगह से दूसरी जगह तक, कितने दिनों तक ये ट्रैवल करेगा, है ना, पैकिंग्स के ऊपर क्या क्या मार्क्स हैं। ठीक, इसके बाद ये डॉक्यूमेंट क्यों जरूरत होता है, क्योंकि एक्साइज कमिश्नर, कस्टम अथॉरिटी, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, इन सबसे क्लियरेंस के लिए इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। कमर्शियल इनवॉइस बेसिक इनवॉइस है जो हम लोग यूज करते हैं वही। ठीक है, इसके साथ ही पैकिंग लिस्ट, इसमें डेट ऑफ पैकिंग होती है, ऑर्डर नंबर होता है, करस्पॉन्डिंग इनवॉइस नंबर होता है इस इनवॉइस का नंबर। ठीक, बिल ऑफ लेडिंग नंबर होता है, डेट ऑफ शिपिंग, डिटेल्स ऑफ शिपिंग होता है, डेट ऑफ सेलिंग होता है, डिटेल्स ऑफ गुड्स होता है। देखें डॉक्यूमेंटेशन बहुत हाई होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, इतना आसान नहीं है इस तरीके के ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। बिल ऑफ लेडिंग ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है, ऊपर से इसका नाम सुनते आ रहे हैं। ठीक, जब एक्सपोर्टर मेट रिसिप्ट सरेंडर करता है तो शिपिंग कंपनी उसको ये बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है। ठीक है, किस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, पहला तो ये रिसिप्ट ऑफ गुड्स है, मतलब कि शिपिंग कंपनी ने गुड्स आपसे ले लिए हैं, एक्सपोर्टर से ले लिए हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, उसकी रिसिप्ट है। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, भाई उनके लिए तो उनके पास तो बहुत सारे एक्सपोर्टर आते होंगे और उनको सामान देते होंगे, तो ये प्रूफ होता है कि भाई ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ गुड जो उस शिप पे है वो किस पे टाइटल्ड है, किसके नाम पे है। ठीक है, अब जब तक वो जो है क्या कहते हैं कि शिप पे है तब तक उसका ओनर कौन है, सॉरी, जिसके पास बिल ऑफ लेडिंग होगा। भाई जब तक गुड्स जो है शिप पे हैं तब तक बिल ऑफ लेडिंग का होल्डर ही गुड्स का टाइटलर है। ठीक, अब अगर ये डॉक्यूमेंट वो बाय पोस्ट है किसी तरह से इम्पोर्टर तक पहुंचा देता है, तो वहां पे इम्पोर्टर जब इसे प्रेजेंट करेगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि अब वो इन गुड्स का ओनर कहलाया जा रहा है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफ्रेटमेंट, वही फ्रेट चार्जेस क्या है, एक्सपोर्टर पे करेगा कि इम्पोर्टर पे करेगा, पहले से एडवांस में पेड है
या गुड्स जब वहाँ पहुँच जाते हैं इम्पोर्टर की कंट्री तक, तब उसे पे किया जाएगा। ये सारी चीज़ें बिल ऑफ लेडिंग में दी होती है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेट का कॉन्ट्रैक्ट भी यही है। ये कुछ कुछ ऐसा दिखता है, देखिए काफ़ी हद तक सेंटेंस बेस्ड होता है, डिस्क्रिप्टिव, और नीचे होती है शिपिंग कंपनी का स्टैम्प और डेट, ठीक है। फिर आता है एयरवे बिल। अगर जो है बिल ऑफ लेडिंग नहीं है, यानी कि शिपिंग कंपनी बाय सी वे नहीं पहुंचा रही है, एयरवे पहुंचा रही है, तो वहां पे इसकी जगह ले लेता है बिल ऑफ लेडिंग की जगह एयरवे बिल, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। अब जो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी है वो भी एक सर्टिफिकेट इशू करती है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ठीक है, कि ये जो कंसाइनमेंट है वो हर तरीके से क्वालिटी पे खरा उतर रहा है कि नहीं, जो स्टैंडर्ड्स हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है, अलग अलग देश में अलग अलग है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है कोई सा, ये बताता है, ये सर्टिफाई करता है कि ये गुड्स जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वो इसी होम कंट्री के हैं, ठीक है, ये एक्सपोर्टर के कंट्री के ही हैं, ठीक। ये चीज़ वो सर्टिफाई करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तो आप अभी कॉमर्स में भी पढ़ेंगे, सॉरी अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये नॉर्मल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेड के दौरान में काम आता है। ये राइटिंग में एक तरीके से पेमेंट को रिप्लेस करता है, कैश को रिप्लेस करता है, और इसमें टाइम दिया गया होता है क्रेडिट का, कि कितने दिन बाद इसका पेमेंट होगा ही होगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing a certain person to pay a certain amount of money only or to the order of a person or to the bearer of the instrument। अगर वो bearer based है तो जिसके हाथ में रहेगा उसको पेमेंट मिलेगा, ऐसा लिखा होता है इसमें। ये एक ऑर्डर होता है जो मेकर साइन करता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है वो साइन करता है, ठीक है, किसी और पर्सन को डायरेक्ट करते हुए कि भाई आपको ये पेमेंट करना है, ठीक, या तो हमें करना है या जो भी इस बिल ऑफ एक्सचेंज का बियरर होगा उसको करना है। कई बार ये बियरर बेस्ड नहीं होता है, ठीक है, जिसका नाम लिखा गया होता है उसे ही पे करना होता है। एक्सटर्नल ट्रेड के केस में क्या होता है, एक्सपोर्टर जो है इंपोर्टर पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है एक बैंक को पे करने के नाम पे, ठीक है। एक्सपोर्टर को खुद नहीं पेमेंट चाहिए होता है क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए एक स्पेसिफाइड बैंक होता है, उसके नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज वो ड्रॉ करता है। ऑक्सिलरी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होते हैं, देखिए प्रोफार्मा इनवॉइस होते हैं, ठीक है। जब आपने पहले इंक्वायरी की होती है तो एक सैंपल इनवॉइस बना के दिया होता है एक्सपोर्टर ने कि भाई ये अंदाजन प्राइस क्वांटिटी क्वालिटी रहेगी गुड्स की, और ये आपका ओवरऑल खर्च आएगा, एक अप्रोक्सीमेशन रहता है, ठीक है। इंटीमेशन ऑफ इंस्पेक्शन, ये एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी जो है वो उसको जो है एक्सपोर्टर देता है कि भाई हमें अपना सामान जो है भिजवाना है तो इसको इंस्पेक्शन इसका कंडक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। शिपिंग इंस्ट्रक्शंस, ये भी एक्सपोर्टर करता है, ये शिपिंग कंपनी को इंस्ट्रक्ट करता है कि ये सामान इनको एक्सपोर्ट करवाना है उनकी शिप से, ठीक। ये सब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इंश्योरेंस डिक्लेरेशन, अब अगर एक्सपोर्टर जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है, अपने गुड्स को सिक्योर रखना चाहता है ट्रैवल के दौरान, तो वो जो है उसका इंश्योरेंस करवा लेता है, तो उस इंश्योरेंस करवाने पे उसको एक डिक्लेरेशन मिलता है पॉलिसी से रिलेटेड, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, इंश्योरेंस डिक्लेरेशन कहलाता है। शिपिंग ऑर्डर, ये शिपिंग कंपनी इशू करती है, ठीक है, ये कंफर्मेशन है एक्सपोर्टर को कि आपने हमारे यहाँ हमारे शिप पे एक स्पेस बुक कर लिया है। फिर आता है मेट्स रिसिप्ट, ये कैप्टन जो है शिप का वो इशू करता है, या जो चीफ ऑफिसर होता है शिप का वो इशू करता है। ये रिसिप्ट है किस चीज़ का, कि गुड्स जो है शिप पे बोर्ड कर दिए गए हैं, चढ़ा दिए गए हैं, ठीक, इस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट है। इसमें गुड्स की कंडीशन भी लिखी होती है कि ये किस हाल में है, अगर अच्छे से पैक्ड है कि नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ डाउट है इनकी कंडीशन में, तो वो सब उसमें लिखा होता है।
अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है पैकिंग कंडीशन के को लेके, तो वो एक फाउल मेड्स रिसिप्ट इशू करता है कि रिसिप्ट तो है, गुड्स तो हमें मिल गए हैं बट वो क्लीन नहीं है। फिर भी एक्सपोर्टर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उसको क्लीन मेड रिसिप्ट ही मिले। ठीक। एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इसके बाद जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमने अभी बात की थी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स देता है कि भाई ये इस देश से ही एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इस देश के ही गुड्स हैं बनाए हुए, तो उसको पहले उसके लिए अप्लाई भी किया होता है एक्सपोर्टर ने, तो वो एप्लीकेशन भी इसमें रहती है। लेटर टू बैंक्स फॉर कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और जो बैंक्स को लेटर दिया गया होता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ से कलेक्ट करने हैं, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, है ना, वो उसके लिए भी लेटर लिखा गया होता है, वो लेटर की कॉपी भी इसमें रहती है। देखिए मेट्स रिसिप्ट कुछ कुछ ऐसी रहती है। ठीक है। अगर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा गया है गुड, या है रिसीव्ड इन गुड ऑर्डर, हाँ ठीक है, गुड ऑर्डर एंड कंडीशन, यानी कि क्लीन रिसिप्ट है। ठीक है। डाउटफुल लिखा होता है तो कैसी रहती, फाउल रिसिप्ट रहती। पोर्ट का नाम है, यहाँ पे डेट है। ठीक है। जो भी शिप की कंपनी है वो लिखी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे एक्सपोर्टर का डिटेल्स होता है, यहाँ पे क्वांटिटी होता है, यहाँ पे गुड्स का डिस्क्रिप्शन होता है, रिमार्क्स रहता है, अगर कुछ डाउटफुल है भी तो क्या डाउटफुल है वो यहाँ रिमार्क्स में लिखा जाता है। ठीक है। फिर नीचे यहाँ पे आपका साइन स्टैम्प रहता है एक्सेट्रा। इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, देखिए बिल ऑफ एंट्री है, अभी हमने ऊपर बात की थी कि वो एक बिल ऑफ एंट्री तैयार करवाता है इंपोर्टर। इसका मतलब रहता है कि जो है कस्टम ड्यूटी पे करने के काम में आती है बिल ऑफ एंट्री, और गुड्स की डिलीवरी लेने के काम में आती है। ठीक है। सेकंड क्या है कि अगर वो इंपोर्ट ड्यूटी टाइमली नहीं पे कर पाए हैं तो बॉन्डेड वेयर हाउस में जमा हो जाने पर बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग भी रहता है। ठीक है। एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, जब इंपोर्टर चाहता है कि वो बॉन्डेड वेयर हाउस में जमा हुए गुड्स की डिलीवरी ले ले, तब उसको क्या जरूरत पड़ता है, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। ये ग्रीन कलर का होता है। देखिए तीनों के कलर दिए हैं आपके। नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री व्हाइट कलर का है, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस में जमा करवाने के लिए येलो कलर, और वेयर हाउस से निकलवाने के लिए ग्रीन कलर। ठीक है। सभी बिल ऑफ एंट्री रहेंगे। कुछ कुछ ऐसा दिखता है बिल ऑफ एंट्री। वेसल कौन सा था, ठीक है, मास्टर और एजेंट, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, कहाँ से चला कहाँ पे ख़त्म हुआ, इम्पोर्टर्स का नेम और एड्रेस। ठीक है। पैकेज की कितनी क्वांटिटी थी, क्या मार्किंग थी, क्वांटिटी की यूनिट और अमाउंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड्स। ठीक। रियल वैल्यू एज पर सी कस्टम्स एक्ट, रेट, अमाउंट, टैरिफ चार्जेस कोई हैं, एडिशनल वैल्यू रेट कुछ है, टोटल अमाउंट क्या बन रहा है, ड्यूटी का क्या रेट है और क्या अमाउंट टोटल बन रहा है। ठीक है। कुछ यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट होते हैं। ठीक। एक्सटर्नल ट्रेड में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं, जैसे एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्टर लायबल है और रिस्क बियर कर रहा है जब तक गुड्स की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक। ठीक है। अब जब जो है क्या कहते हैं कि एक बार शिप तक गुड्स पहुंच गए, ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन द शिप, ठीक, शिप तक गुड्स पहुंच गए, इसके बाद इंपोर्टर जो है सारे कॉस्ट और रिस्क बियर करेगा इस पॉइंट के आगे। ठीक है। तो फ्री ऑन बोर्ड का मतलब जब तक बोर्ड बोर्ड नहीं कर जाते गुड्स तब तक एक्सपोर्टर का सारा रिस्क है, सारे खर्चे हैं, और उसके आगे के इंपोर्टर के हैं। कॉस्ट एंड फ्रेट में क्या होता है, यहाँ पे जो इम्पोर्टर्स कंट्री है उसके पोर्ट तक पहुंचने तक के सारे खर्चे किसके होते हैं, एक्सपोर्टर के होते हैं। इसके बाद वहां से उतरवाना सामान को, अगर वेयर हाउस करवा रहा है तो वहां, नहीं तो सारा जो भी रिस्क लॉस डैमेज है वो सब इम्पोर्टर का हो जाएगा। देखिए एक्सपोर्टर से शुरू हो रहा है और नाम उसी पे बेस्ड है। ठीक है। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, यानी कि कॉस्ट एंड फ्रेट ही हुआ, प्लस साथ में इम्पोर्टर के पोर्ट तक पहुंचने तक का जो इंश्योरेंस कराया जा रहा है वो पॉलिसी, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो भी
एक्सपोर्टर ही बियर करेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए हमारे वीडियो का लास्ट पार्ट है और 10th चैप्टर का भी लास्ट पार्ट है। क्या है ये? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एकमात्र ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दो नेशंस के बीच के ट्रेड को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके द्वारा ही रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं दो देशों के बीच जो ट्रेड हो रहा है उसके लिए। 1 जनवरी 1995 को ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे काम करता है। अलग अलग गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं और वो गवर्नमेंट्स इन कॉन्ट्रैक्ट के प्रति बाइंडेड है। ठीक है, अपनी ट्रेड पॉलिसीज को उनको इसी लिमिट्स के अंदर रखना पड़ता है जो डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित की गई है। ये क्यों, किस उससे ऑपरेट कर रहा है, किस एम के साथ कि जो ट्रेड है वो लिबरलाइज रहे, गुड्स और सर्विसेज का फ्री फ्लो बना रहे इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको डब्ल्यूटीओ ही सेटल करता है ताकि कोई न्यूट्रल प्रोसीजर पे पहुंचा जा सके। इसका मेन फीचर क्या है कि ट्रेड जो हो वो इतना स्मूथ और फ्रीली जितना पॉसिबल हो उतना फ्लो करे। ठीक है, इसके अलावा मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनके? इंटरनेशनल पीस, ठीक, कोई भी मेंबर नेशन है डब्ल्यूटीओ का उनके बीच के डिस्प्यूट सेटल कराना, कॉमन रूल्स रेगुलेशंस रखना ताकि ये ट्रेड जो है बहुत स्मूथ रहे, हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्री बाय गिविंग देम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। जो डेवलपिंग कंट्री है उनको ज़्यादा बढ़ावा देता है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, फ्री ट्रेड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रोवाइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। चूंकि ट्रेड फ्री है, डब्ल्यूटीओ को आपको कोई चार्ज नहीं देना है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते टाइम, तो इसीलिए क्या रहता है कि अच्छी क्वालिटी का सामान सही दामों में पहुंच पाता है। ठीक है, तो यहीं पर आपका चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 10, और साथ ही साथ बिजनेस स्टडीज़ की बुक भी खत्म होती है। ठीक है, और बाकी भी बुक्स यानी कि आपके जो 11th क्लास के और सब्जेक्ट्स हैं वो साथ ही साथ इसके अपलोड किए जा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक हो जिसको मैंने बहुत शॉर्ट में ख़त्म करा दिया और आपको लगता हो इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो वो सब आप कमेंट्स में जाके मांग सकते हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियो या एक बहुत ज़रूरी होगा तो एक बड़ा वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा कुछ ही दिनों के अंदर। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।